दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चे जीवन का अध्याय है, जहां है प्यार, बिछड़ने का दर्द और अटूट इंतजार की सांसें। सोचिए जरा, कोई शख्स पूरे 6 साल तक यूं ही बैठा रहा, सिर्फ अपने मरे हुए प्रेमी के लौट आने की उम्मीद में, जिसे समय का बहता दरिया भी उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सका। इस धोखे और अविश्वास से भरी दुनिया में क्या वाकई ऐसा सच्चा प्यार मुमकिन है? आज हम सुनेंगे सिलहट के इमरान हुसैन की जिंदगी से निकली वो दर्दनाक दास्तान। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके दिल में मोहब्बत का मतलब हमेशा के लिए बदल जाए। सम्मानित मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुसैन है। मेरा घर सिलहट में है। दोस्तों, अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। हमारे परिवार में है मैं, मेरे माता पिता, मेरी दादी और मेरी छोटी बहन। हम 2 भाई बहन हैं, एक भाई और एक बहन। हमारा घर सिलहट शहर से बहुत दूर एक सुनसान गांव के किनारे नहर के पास स्थित है। हम एक गरीब परिवार से हैं। मेरे पिता पेशे से एक मछुआरे हैं। गांव के पास की नहर में वे दिन रात मेहनत करके मछली पकड़ा करते। ताजी मछलियां वे गांव के लोगों और कस्बे के बाजार में बेचते। इन्हीं मछलियों को पकड़ने और बेचने से पिताजी ही हमारे पूरे परिवार का गुजारा चलाते थे। मैं बचपन से ही ये सब देखता और बड़ा हो रहा था। हमारे परिवार में एक और अहम शख्स है, मेरी छोटी बहन। हालांकि हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं, लेकिन मेरी बहन मानसिक रूप से विकलांग है। उसकी बुद्धि क्षमता बहुत सीमित है। वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती और हमेशा कुछ अजीब सा व्यवहार करती है। बचपन से ही वो ऐसी है और धीरे धीरे बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी योग्यता थी। मेरा पढ़ाई की ओर गहरा रुझान था और मैं हमेशा ध्यान से पढ़ता था। उस समय मैं 8वीं कक्षा में था। मेरी रोल संख्या थी 4। कक्षा में मैं एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था, लेकिन मुझ में एक बड़ी कमी थी। मैं किसी की बात आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरे अंदर बहुत घमंड था। अगर कोई मेरे बारे में कुछ बुरा कह देता तो मैं उसे सहन नहीं कर पाता और छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाता। 8वीं में पढ़ते समय मेरे दोस्त मुझे जाल वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि मेरे पिता जाल से मछली पकड़ते थे। उन्हें जाल वाला कहा जाता था और वहीं से मुझे बुरे अंदाज में जाल वाले का बेटा कहकर बुलाया जाने लगा। सिलहटी भाषा में वे तरह तरह के ताने कसते। हालांकि मैं खेल कूद में भी अच्छा था। खासकर फुटबॉल में मैं बहुत अच्छा खेलता था और स्कूल में एक बेहतरीन फुटबॉलर के रूप में मशहूर था। उस उम्र में मैं अक्सर अपने सीनियर बड़े भाइयों के साथ अलग अलग मैदानों में फुटबॉल खेलने जाया करता था। वे मुझे पैसों के बदले खेलने के लिए ले जाते, क्योंकि उस समय मैं वाकई बहुत अच्छा खिलाड़ी था। लेकिन इतना अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद जब मेरे दोस्त मुझे जाल वाले का बेटा कहकर पुकारते तो ये बात मुझे अंदर तक चुभ जाती। क्यों मुझे ऐसा कहा जाता था? खैर, तब मैं 8वीं कक्षा में था। जब मैं 9वीं में पहुंचा तो हमारे स्कूल की एक लड़की मुझे थोड़ी अच्छी लगने लगी। अच्छा लगने का मतलब, वो भी हमारे ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझसे छोटी थी। उस समय वो 7वीं कक्षा में थी। जब मैं 8वीं से 9वीं में गया तब भी वो 7वीं में ही थी, यानी उम्र में छोटी। फिर भी मेरी नजर में वो थोड़ी अलग और अच्छी लगती थी। फिर भी मैंने कभी किसी से ये बात नहीं कही कि मुझे वो लड़की पसंद है। ना मैंने किसी को बताया, ना ही उससे कुछ कहा। बस कभी कभार उसकी तरफ देख लिया करता था। शायद इसी देखने से कुछ लड़कों को शक हुआ कि हमारे बीच कोई मोहब्बत चल रही है। संभव है उन्होंने जाकर उस लड़की के कान भर दिए। वो लड़की तब हमारे ही इलाके में पढ़ाई करती थी। वो हमारे इलाके के चेयरमैन की बेटी थी और मुझसे 1 साल जूनियर। तब वो 8वीं में थी और मैं 9वीं में। उसने जाकर चेयरमैन की बेटी से कहा, आपू देखिए, ये इमरान मेरी तरफ गलत नजर से देखता है। चेयरमैन की बेटी काफी निडर और बेबाक थी। उसका नाम था सादिया। उसने मुझे बुलाकर कहा, क्या बात है, तुम उस छोटी सी लड़की को पसंद करते हो? मैं तो तुमसे 1 साल सीनियर हूं। मैंने जवाब दिया, किसी से बात करनी हो तो उसे आप कहकर बात करनी चाहिए। अगर तुम कहकर बात करनी है तो पहले इजाजत लेनी होगी और इजाजत लेकर ही बात करनी होगी। मेरी ये बात सुनकर ही सादिया मुझ पर गुस्से से फट पड़ी।
सादिया गुस्से से फट पड़ी और बोली, ओ जाल वाले का बेटा, तू मुझे सिखाएगा कि तुझे इज्जत देकर कैसे बात करनी चाहिए। कहाँ का छोटा आदमी है तू। वो मुझसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही थी कि सुनकर मेरा अंदर तक हिल गया। उसकी बातें इतनी अपमानजनक थीं कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया। आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझसे कहा, तेरा बाप मछली पकड़कर घर चलाता है और तू आया है स्कूल में मोहब्बत करने। जो यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहा है, मुझे तो लगता है उसका दाम भी दर्जी की दुकान पर अभी तक चुकाया नहीं गया है। भिखारी का बेटा, इश्क करना है तो मर्द चाहिए, और तेरे जैसे भिखारी का बेटा कैसे इश्क करेगा। पूरे स्कूल के सामने उसने मुझे इस तरह अपमानित किया, इतना छोटा दिखाया कि मुझे लगने लगा, अल्लाह अभी मेरी सांस क्यों नहीं रोकते रहे, क्यों मैं यहीं मर क्यों नहीं जाता। मैंने बहुत दुख के साथ शांत स्वर में कहा, सादिया, मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन मैं स्कूल का एक छात्र हूं। मैंने कभी इस लड़की से नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करता हूं, नहीं किसी के हाथ से कोई प्रस्ताव भिजवाया है। सिर्फ इस वजह से कि लड़की ने तुम्हें शक में मेरी शिकायत की, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। उसने जवाब दिया, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुझे जूते से नहीं मारा। तू मुझे ही बताएगा कि किससे और कैसे बात करनी है, मुझे सिखाएगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं धीरे धीरे वहां से हट गया। दिल इतना भारी हो गया था कि खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। चुपचाप एक कोने में जाकर लंबे समय तक बैठा रहा। बाद में मेरी एक सहेली आकर बोली, सादिया ने तुझे इतनी बुरी तरह अपमानित किया तो क्या हुआ अगर वह चेयरमैन की बेटी है, तूने कुछ कहा क्यों नहीं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, बदला मैं उससे नहीं लूंगा, बदला मैं खुद से लूंगा। वही घटना मेरे स्कूल जीवन का आखिरी दिन बन गई। 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए उस अपमान के बाद मैं फिर कभी स्कूल नहीं गया, कभी स्कूल की बरामदे पर कदम तक नहीं रखा। उस दिन के बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरह रुक गई। इसके बाद मैंने फिर से फुटबॉल में ध्यान लगाया। अलग अलग गांव, मोहल्लों, यहां तक के शहर के टूर्नामेंट में भी खेलने जाने लगा। हमारे इलाके के कुछ सीनियर भाई मुझे टीम में रखते और मैं गोल पोस्ट के सामने बेगी पोजीशन में खड़ा होकर खेलता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था। इसी तरह खेलते खेलते लगभग 3 से 3.5 साल बीत गए। इस दौरान मैं हमारे इलाके का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बन गया। जहां भी मैच होता वहीं से मुझे निमंत्रण आता। मैं वहां जाता और हर मैच में 400, 500, यहां तक कि 1000 रुपए तक कमा लेता था। इसी तरह वक्त बीतते बीतते एक दिन तय हुआ कि हमारे इलाके में एक बड़ा फुटबॉल मैच होगा। पश्चिम पाड़ा बनाम पूर्व पाड़ा। पूर्व पाड़ा वही जगह थी जहां उस चेयरमैन का घर था जिसका जिक्र मैंने पहले किया, यानी सादिया का घर। हम पश्चिम पाड़ा के सभी खिलाड़ी इस मैच की तैयारी में लग गए। इस मैच में इनाम के तौर पर रखा गया था एक रंगीन टेलीविजन, जो उस समय बहुत कीमती माना जाता था। इनाम की बात सुनकर सभी का उत्साह और बढ़ गया। मैदान में खेल शुरू हुआ, लेकिन असली समस्या शुरू हुई रेफरी को लेकर। रेफरी हमेशा पूर्व पाड़ा के पक्ष में फैसला दे रहा था। वे चाहे जितना भी फाउल करें, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि हैंडबॉल पर भी सजा नहीं दी जा रही थी। वे जानबूझकर हमारे अच्छे खिलाड़ियों को चोट पहुंचाकर मैच से बाहर कर देते। स्पष्ट लग रहा था कि यह सब पहले से तय था। बाद में पता चला कि रेफरी भले ही पूर्व पाड़ा का आदमी ना हो, लेकिन उसे पैसों के बदले उनके पक्ष में कर लिया गया था। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मन कर रहा था कि उसी समय रेफरी के साथ कुछ कर दूं, लेकिन आखिरकार हम ठगे गए और पूर्व पाड़ा ने कप जीत लिया, यानी वो रंगीन टेलीविजन ले गए। उस रेफरी ने हमारी इज्जत ऐसे मिट्टी में मिला दी कि हम मोहल्ले के लोगों के सामने चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे थे। मैदान हो या गली, जहां भी जाते लोग कहते, ये तो पूर्व पाड़ा वालों से ठगा कर आए हैं। फुटबॉल लेकर निकलते ही लोग ताने कसने लगते। मैंने सोचा इस तरह का अपमान तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए एक दिन हमने सब मिलकर तय किया कि रेफरी को पकड़ेंगे। हम गए और उससे कहा, आपने मैच में ऐसे गलत फैसले क्यों दिए? उन्होंने फाउल किया, थ्रो हुआ, हैंडबॉल भी हुआ, फिर भी आपने कुछ नहीं दिया। उल्टे हमारे अच्छे खिलाड़ियों को ही मैदान से बाहर कर दिया। यह सुनकर रेफरी हमसे उलझने लगा, कहने लगा, फुटबॉल का मैच खत्म हो गया, अब इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं, जो कहना था मैदान में कह दिया। इसके बाद हम लड़कों ने रात में जाकर उसे उनके इलाके में रोक लिया। वहां के कुछ और लोगों को भी साथ लेकर हमने उसे पकड़ लिया और कहा, अब सच सच बताओ।
तब उसने सारा दोष मुकबुल चेयरमैन पर डालना शुरू किया। कहने लगा मुकबुल चेयरमैन ने उसे गलत जानकारी दी और उससे पैसे लिए। चेयरमैन ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो पूर्वपाड़ा के पक्ष में ना रहा या उनका समर्थन ना किया तो उसे पीटा जाएगा। मार खाने के डर से उसने पश्चिम पाड़ा के साथ धोखा किया। यही मुकबुल था सादिया का बाप, जिसे लोग मुकुल के नाम से भी जानते थे, जो उस समय हमारे इलाके का कार्यवाहक चेयरमैन था। तब तक चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए वो अस्थायी तौर पर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा था। वो आदमी बेहद खराब स्वभाव का था। उसके नाम पर ढेरों शिकायतें थीं। लोगों से पैसा ऐंठ था, सूदखोरी करता और तरह तरह के गलत काम करता था। उसे असल में कोई वोट देना नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने कैसे वो एक ही बार में चुनाव जीत गया। इसके बाद तरह तरह के मुकदमे डालकर उसने चुनाव पूरी तरह रुकवा दिया और पूरी यूनियन में पैसों की हेराफेरी शुरू कर दी। खैर, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसी स्थिति में उसने ये काम किया। तब हमारे मोहल्ले के लड़कों का खून सर पर चढ़ गया। हमने सोचा गांव वालों के सामने हमें इस तरह छोटा कर दिया, धोखा किया और फिर उस रेफरी को पैसे देकर खरीद लिया ताकि हमें ठगा जा सके। ये तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मकबूल चेयरमैन से सीधा बदला लेना संभव नहीं था, क्योंकि उसके साथ हमेशा कई लड़के रहते थे और वो काफी जवान था, बूढ़ा नहीं। इसलिए उस पर सीधे हमला करना मुमकिन नहीं था। आखिरकार हमने तय किया कि बदला उसकी बेटी से लिया जाएगा। वो लड़की उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, बेहद घमंडी स्वभाव की, किसी को तवज्जो नहीं देती थी, सिर झुकाकर कॉलेज जाती और वापस आ जाती। इसलिए उसे पकड़ने का मौका मिलना मुश्किल था। तब हमने योजना बनाई कि जिस दिन वो कॉलेज से लौटेगी, हमारे इलाके में जो थोड़ा गरीब बस्ती थी और जहां सड़कें भी दूर दूर थीं, जब वो बस से उतरकर पैदल चलेगी तो बीच रास्ते में हम उसे रोक लेंगे। जरूरत पड़ने पर उसे परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और उसके बाप से जो बदला लेना है वो उसी पर निकालेंगे। ऐसी ही एक योजना बनाई गई। योजना के 2 दिन बाद गुरुवार था। हमने तय किया कि गुरुवार को उसे पकड़कर कहीं बंधक बना लेंगे, ताकि रात में चेयरमैन उसकी तलाश शुरू करे और पूरे इलाके में यह खबर फैल जाए कि चेयरमैन की बेटी गायब हो गई है। इससे चेयरमैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर शुक्रवार सुबह हम उसे छोड़ देंगे। ऐसी योजना बनाने के बाद हमारे इलाके में एक लंदनी घर था, यानी लंदन में रहने वाले मालिक का खाली मकान। उस मकान की देखभाल करने वाला एक लड़का था जो हमारी तरफ ही था। हमने उससे कहा, दोस्त, तुम्हारे उस घर में हम सादिया को बंद करके रखेंगे। इससे चेयरमैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और सुबह उसे छोड़ देंगे। लड़के ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, घर की चाबी मेरे पास ही है, तुम लोग अपने लोग लेके आ जाओ। इसके बाद हमने कुछ लड़कों को स्टेशन पर, कुछ को गांव में और बीच में कुछ को तैयार रखा। योजना के मुताबिक जैसे ही सादिया आई, हमने मुंह पर गमछा बांधकर उसे पकड़ लिया। मुंह पर रुमाल दबाकर धान के खेत पार कराते हुए खींचते घसीटते उसे उस लंदनी घर में ले गए। वहां उसकी आंख और मुंह दोनों बांध दिए। इसके बाद हम इलाके से खबर लेने लगे कि क्या हालात चल रहे हैं। मगरिब के बाद धीरे धीरे चेयरमैन अपनी बेटी को ढूंढने लगा। वो चालाक था, किसी को कुछ नहीं बता रहा था कि उसकी बेटी घर नहीं लौटी है। करीब रात 9 बजे तक उसने ये बात छुपाई रखी। 9 बजे के बाद चेयरमैन की पत्नी चिल्लाकर कहने लगी कि उनकी इकलौती बेटी अब तक घर नहीं आई है। उनका कोई बेटा नहीं था, बस यही एक बेटी थी। इसके बाद खबर फैलते ही लोग लाठी डंडे लेकर खोजबीन शुरू करने लगे। हम भी तब सबके साथ मिलकर खोजने का नाटक करने लगे। खोजते खोजते रात लगभग 12 या 1 बज गया, ताकि वो सादिया की शिक्षा पर रोक लगा सकेंगे। चेयरमैन भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा था और हम भी चेयरमैन के साथ मिलकर तलाश करते रहे, ताकि हम पर कोई शक ना हो। इसी तरह खोजबीन करते करते रात करीब 1 बजे का समय हो गया। फिर हम उस लंदनी घर में लौट आए। वापस आते समय हम चाय, कॉफी, मिठाई रात के लिए साथ ले आए। हमारे 2 दोस्त थे जो नशा करते थे, वे नशे का सामान भी ले आए। तब बाकी सब ने कहा कि सब मिलकर नशा करेंगे। मैंने कहा, मैं नशा नहीं करूंगा, लड़की को मैंने बांध कर रखा है। लड़की बिस्तर पर हाथ बंधे हुई थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी।
हम धीमे धीमे बातें कर रहे थे ताकि वो ज्यादा कुछ ना सुन पाए, लेकिन फिर भी वो सतर्क थी। सबने नशा किया, मैंने नहीं किया। नशा करने के बाद बाकी लोग कहने लगे कि आज ही इसे खत्म कर देंगे, गंदी हरकत करेंगे, फिर मारकर नदी में फेंक देंगे। यह सुनकर मेरे मन में सवाल उठा, ये कैसी बात कर रहे हैं? लड़की ने तो कोई अपराध किया ही नहीं। अगर कोई अपराध हुआ भी है तो वो उसके बाप ने किया है, और उसने भी कोई जानलेवा अपराध नहीं किया, बस खेल जीतने के लिए गलत रास्ता अपनाया। इसी वजह से हमने उसकी बेटी का अपहरण किया और अब उसे मारने की योजना बना रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा जमीर हिल गया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि यह काम किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। उधर लड़की रोने लगी, मुंह बंधा था, आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि हम उसका नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग जोर जोर से कह रहे थे कि तुझे मार ही डालेंगे। मैं तब सबको कह रहा था, देखो दोस्तों, ठीक है, तुम लोग जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं तो अकेला जाकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। उनके पास काफी हथियार वथियार हैं। अगर मैं विरोध में गया तो शायद मुझे यही मार डालेंगे। मुझे मारने के बाद भी वे उसका शोषण करेंगे, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर नशे का गहरा असर था। उस पर से गहरी रात, सुनसान घर और ऊपर से वे सब नशे में। सब मिलाकर उनका मूड बेहद खतरनाक था। मैं सोचने लगा, मैं क्या कर सकता हूं? मेरी तरफ से यहां कौन सा कदम उठाना मुमकिन है? फिर मैंने देखा सब लोग नशे में चूर हैं। मैं बाहर गया और मेन स्विच की बिजली की लाइन खींचकर तोड़ दी। फिर दौड़कर आया और बोला, बिजली की तार टूट गई है, अब क्या होगा? वे बोले, बिजली चली गई तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करेंगे, बिजली ना होने पर भी टॉर्च से काम चल जाएगा। मैंने कहा, अरे एक बात समझो, इस लंदनी घर में हमेशा रोशनी रहती है। अब अगर अचानक लाइट बंद हो जाए या बिजली की लाइन कट जाए तो बाहर जो लोग अभी भी सादिया को ढूंढ रहे हैं उन्हें शक हो जाएगा। शक होते ही वे यहां आकर खोज शुरू कर देंगे और तब सबकी मुसीबत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वे सब मिलकर ये तय करने लगे कि बिजली की लाइन में क्या गड़बड़ी हुई है, इसे ढूंढकर ठीक किया जाए। वे टॉर्च लेकर लाइन जांचने में लग गए। इस मौके का फायदा उठाकर मैं सादिया को लेकर घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं दौड़ते हुए उसे ले जा रहा था। उसकी आंखों की पट्टी मैंने खोल दी थी, लेकिन मुंह अब भी बंद था और हाथ बंधे हुए थे। मेरी बात यह है कि अगर वे मुझे पहचान भी लें तो क्या होगा? मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर वे मुझे पहचान भी लेते हैं तो भी मैं तुम्हें बचा रहा हूं। और अगर तुम्हारा पिता मेरे खिलाफ शिकायत भी करे तो मैं उसे सच बता दूंगा कि मैंने उसकी बेटी की जान बचाई है, तो मुझे पहचान लेने दो। इस तरह दौड़ते दौड़ते मैं एक नाले के किनारे पहुंचा, जहां एक नाव मिली। जल्दी से नाव पर चढ़कर मैं उसे लेकर चल पड़ा। नाव धारा के साथ बहने लगी और उधर वे लोग खोज में लगे रहे। वे क्या कर रहे थे मैं नहीं जानता, बस धारा के भरोसे चप्पू चला रहा था। धीरे धीरे मैं काफी दूर निकल गया। लगभग रात के आखिर में वो मेरे सीने से सिर टिकाए बिल्ली की तरह चुपचाप लेटी हुई थी और रो रही थी। मैंने पूछा, रो क्यों रही हो सादिया, क्या हुआ? वो बोली, नहीं कुछ नहीं, बस मन बहुत भारी है। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हें बचाया है, तुमसे एक गुजारिश है, अपने पिता से मेरा नाम मत लेना। वो बोली, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी। मैं हैरान होकर बोला, क्यों? जिसने तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान किया, क्या तुम उसका नाम भी नहीं लोगी? अपने पिता से भी नहीं? वो बोली, अगर मैं पिता से कहूंगी तो क्या ये झूठ है कि तुम भी उनके साथ मिलकर मुझे उस घर में लाए थे? मैंने कहा, नहीं, ये झूठ नहीं है। वो बोली, तो इस नजर से तुम भी दोषी हो, और अगर मैं पिता को सब बता दूं तो पिता सभी को मार डालेंगे। शायद तुम्हें ना मारे, लेकिन जिनको वे मारेंगे क्या वे तुम्हें छोड़ देंगे? क्योंकि तुमने उनके साथ विश्वासघात करके रात में मुझे लेकर भाग निकले। इसलिए अगर मैं पिता से कहूंगी तो तुम भी मुसीबत में पड़ोगे, लेकिन अगर ना कहूं तो शायद तुम बच जाओ। मैंने कहा, तो इस रात की घटना के बारे में तुम क्या कहोगी? वो बोली, मैं कहूंगी मुझे कोई जबरदस्ती ले गया था। मैं बड़ के पेड़ के पास से आ रही थी, अचानक चक्कर आया और बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो देखा मैं पेड़ के ऊपर लेटी हूं। बस
यही कहूंगी। मैंने तब कहा, क्या ये कहने पर कोई यकीन करेगा? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं करेगा? बड़तला में ऐसे कई हादसे हुए हैं, कई लड़कियों को जीन उठा ले गए, 2-3 दिन तक कैद रखा। असल में हमारे घर से उनकी तरफ जाने के रास्ते में बड़तला का इलाका बहुत ही खराब है। वहां कई बार लोगों को जिन या भूत पकड़ लेते हैं या उठाकर 1-2 दिन तक बंधक रखते हैं, इसलिए मैं यही कहानी कहूंगी। उसी समय धीरे धीरे फज्र की अजान शुरू हो गई। जगह काफी सुनसान थी। मैंने नाव मोड़कर किनारे लगाई और कहा, सादिया, तुम अच्छे से सोच लो, तुम क्या करने वाली हो? वो अचानक बोली, मैं जो करने जा रही हूं वो दूसरों का भी भला करेगा और तुम्हारा भी, लेकिन तुम्हारे इस एहसान का कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, तुम्हें कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, इंसान के लिए इससे बड़ा क्या कर सकता है? आज जिस नाले के पानी में मैं बहकर आई हूं और जिस नाले से नाव में लौट रही हूं, शायद उसी नाले से मेरी लाश बहती जाती अगर तुम नहीं होते। और एक गुजारिश है, तुम इन लड़कों के साथ उठना बैठना छोड़ दो। मैंने कहा, क्या तुम अब सीधे चली जाओगी? वो बोली, हाँ, फज्र की अजान हो गई है, आज रात में ही भागकर किसी तरह यहाँ से निकलकर सूरज निकलने से पहले मैं उस पेड़ पर जाकर बैठ जाऊंगी, सुबह होने पर नीचे उतरूंगी। मैंने कहा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। वो बोली, यही सही होगा। फिर नाव से उतरकर दौड़ने लगी। पानी काफी था, जगह भी दूर थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते लंदन वाले घर के उल्टे रास्ते से पहुंच गई। उधर अभी भी लड़के लंदन वाले घर में तलाश में लगे थे। बत्ती जल रही थी। मैंने देखा वो घूमकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। मैंने कहा, बरगद पर मत चढ़ो, जरूरत नहीं है, अभी रोशनी साफ नहीं हुई। तुम बरगद पर चढ़ोगी तो कोई बुरा हादसा हो सकता है। जो तुम सोच रही हो वो सच भी हो सकता है। ऐसा मत करो, तुम नीचे ही रहो, सुबह सुबह घर चली जाना। वो बोली, ठीक है। मैंने उसे बरगद के नीचे उतार दिया। फिर मैं अपने घर चलाया। भाई, उस वक्त मेरे सीने के अंदर क्या हालत थी, बस अल्लाह ही जानता है। वो घर जाकर क्या कहेगी, या वे लड़के मुझे पकड़ेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने तो उनके साथ विश्वासघात करके सादिया को लेकर भाग निकला था। तो फिर मैं करता क्या? ठीक है, मैं तब क्या किया, घर जाकर चुपचाप बैठ गया। बाद में सुना, उन्हें लगता है कि चेयरमैन को वो लड़की मिल गई है, लेकिन मिलने के बाद भी चेयरमैन की ओर से कोई खबर नहीं आ रही थी। खैर, उसके मिलने के बाद मैं अपने दोस्त कुद्दूस के घर गया। कुद्दूस हम सबका सीनियर था और लगभग सब उसे जानते थे। अचानक ही मैं उसके घर पहुंच गया। सुबह सुबह जाकर देखा, वो बहुत टेंशन में था। मुझे देखते उसने कॉलर पकड़ लिया और मोबाइल से सबको फोन करने लगा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, दोस्त, किसी को कॉल मत कर, मेरी एक गुजारिश है, तू किसी को भी कॉल मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। वो बोला, तूने हमारे साथ गद्दारी की है, तू चेयरमैन की बेटी को छुपा ले गया, तू एक बेईमान है। मैंने कहा, सुन, किसी को कॉल मत कर। हमारी उस वक्त की हालत तो समझ ही रहे ना, तब तुम सब नशे में थे, तू भी नशा किए हुए था। उस नशे के असर में जो गलत फैसला लेने जा रहे थे, उसका नतीजा हमारे भविष्य के लिए कितना बुरा हो सकता था, एक बार सोच के देख। क्या सिर्फ किसी एक इंसान को मार देने से समस्या हल हो जाती? बिल्कुल नहीं, जरूर जांच पड़ताल होती, और चूंकि हम सब इस काम में जुड़े थे, कोई भी बच नहीं पाता। चेयरमैन के थाना और एमपी मंत्रियों से इतने अच्छे रिश्ते हैं, फिर भी हम और हमारे परिवार वाले सब जेल चले जाते। उस वक्त तुम नशे में थे। अगर मैं सीधे समझाने की कोशिश करता तो तुम मानते नहीं, बल्कि मुझ पर ही गुस्सा करते। इसलिए मैंने चालाकी से लड़की को निकाल लिया। वो बोला, ठीक है, तू ले गया, लेकिन अब लड़की कहां है? मैंने कहा, उसे मैं चेयरमैन के घर पहुंचा आया हूं। वो बोला, तूने जो किया उससे तो लड़की जाके सब कुछ बता देगी चेयरमैन को। मैंने कहा, तू यकीन रख, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। वो कहेगी कि उसे बरगद के नीचे से उठाकर ले जाया गया था। तब कुद्दूस हैरान होकर बोला, तू पागल हो गया है क्या? चेयरमैन की बेटी को हम नहीं जानते क्या? चेयरमैन की बेटी ठीक चाल चलन वाली नहीं है। मैंने कहा, तू मुझ पर भरोसा रख,
चेयरमैन की बेटी घर जाकर भी जरा सा नहीं कहेगी कि हमने उसे किडनैप किया था। उसने पूछा, सच में नहीं कहेगी? मैंने कहा, हाँ सच में नहीं कहेगी, तू देख लेना। तेरे पास मेरी एक गुजारिश है, तू मुझे सबके हाथों से बचा ले। तब उसने कहा, ठीक है, अगर चेयरमैन की बेटी हमारा कोई नुकसान नहीं करेगी तो मैं वादा करता हूं तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तुझे सबके गुस्से से बचाऊंगा, लेकिन तू कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना। ये कहने के बाद मैं घर चला गया, यहां तक कि जुमे की नमाज पर भी नहीं गया। लेकिन मेरे अब्बा नमाज पढ़ने गए थे। अब्बा के मुंह से सुना कि चेयरमैन ने मस्जिद में मिठाई बांटी है और सबको कह रहा है कि जिसने मेरी बेटी को रात में लेकर गया था और सुबह उसे छोड़ गया, उसने मेरी बेटी को बिल्कुल सही सलामत मेरे घर पहुंचा दिया है। इसलिए मैंने मस्जिद में मिलाद भी कराया। खैर, इस बार मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला। कुद्दूस सबको समझा रहा था कि मामला वैसा नहीं है जैसा सब सोच रहे थे। उसने लड़कों को भी समझाया। समझाने के बाद मैं धीरे धीरे फिर दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगा और वे भी मुझसे नाराज नहीं रहे। सबने बात समझ ली। करीब 7-8 दिन बाद अचानक एक दिन मेरे नंबर पर सादिया का फोन आया। वो बोली, अब तो आपको किसी बात का डर नहीं है? मैंने कहा, हाँ अब तो कोई डर नहीं है। वो बोली, जानते हैं, उस दिन अगर आपने मुझे ना बचाया होता तो आज मेरे मरने के 7-8 दिन हो गए होते। उसने मुझसे कहा, आप उन लड़कों के साथ उठना बैठना छोड़ दें, वे नशे में किसी भी बुरी हरकत कर सकते हैं, उनसे दूर रहिए, ज्यादा मेलजोल मत रखिए। मैंने कहा, नहीं, अब मैं उनके साथ वैसा मेलजोल नहीं रखता और मुझे इस बारे में कोई शिकायत भी नहीं है। अचानक वो बोली, आज मुझे एक बात याद आ रही है जिसे सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए देखना चाहती हूं। मैंने कहा, चेयरमैन के घर के आसपास तो जाया नहीं जा सकता, ऐसी घटना के बाद वहां जाना ठीक नहीं। वो बोली, आज मेरे अब्बा घर पर नहीं है, सिलहट शहर गए हैं। आप शाम के बाद हमारे घर के पीछे आइए और मुझे कॉल कीजिए। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, आइए ना प्लीज। मैंने सोचा कहीं फिर से मुझे फंसा ना दे, लेकिन फिर लगा कि एक हफ्ते में उसने किसी को कुछ नहीं कहा तो शायद फंसाएगी नहीं। आधा यकीन और आधा शक लेकर मैं उनके घर के पीछे गया। वहां पहुंचने के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। वो बहुत खूबसूरती से सज धज कर आई थी। आकर बोली, आपके लिए मेरे पास एक तोहफा है। मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में एक घड़ी पहना दी। घड़ी काफी महंगी थी। पहनाकर उसने कहा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं हैरान रह गया। वो अचानक मुझे आप कहकर बुला रही थी, जबकि पहले कभी नहीं कहा था। मैंने कहा, माफ क्यों करूं? क्या गलती की है? वो बोली, आपको याद है कई साल पहले स्कूल में मैंने एक दिन आपको अपमानित किया था? उसके बाद आपने कभी स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। जानते हैं, तब से मेरे अंदर एक अजीब सा अपराध बोध था कि मैंने एक इंसान की पढ़ाई लिखाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम एक समय बहुत मेधावी छात्र थे, अगर पढ़ाई जारी रखते तो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। इसीलिए मैं अपने अंदर हमेशा एक गुस्सा महसूस करती थी और एक गहरा अपराध बोध भी। खैर, इतनी सारी बुरी बातों के बाद भी आज मैं तुम्हें सॉरी कह पा रही हूं, ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद से मैं मन ही मन तुम्हें बहुत ढूंढती थी। सोचती थी अगर कहीं तुम्हें देख लूं तो तुम्हारे पास जाकर माफी मांग लूं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तुम्हें फोन करके बुलाने और माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई। खैर, अब से मैं चाहती हूं कि हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो। हम हमेशा फोन पर बात करेंगे, लेकिन प्लीज तुम उन लड़कों से थोड़ा दूर रहना। मैंने कहा, ठीक है, मैं तो वैसे भी अब उनके साथ ज्यादा मेल जोल नहीं रखता। अगर तुम कहो तो मैं उनसे दूर रहूंगा और ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। इसके बाद मैं सादिया से अक्सर मिलता, फोन पर बात करता। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी उसके घर के पीछे भी हमारी मुलाकात होती।
मुलाकात होते होते हमारे बीच धीरे धीरे एक मीठा सा प्रेम पनपने लगा। पहले किसने प्यार किया ये नहीं पता, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। वो प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। सादिया मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बन गई, मेरी रूह की साथी, मेरी सांसों की ऑक्सीजन। ये रिश्ता लगभग 2 साल चला। इन 2 सालों में सादिया ने HSC की परीक्षा दी, लेकिन असफल रही और घर पर ही रहती थी। चेयरमैन अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। कई अच्छे रिश्ते आने के बावजूद वो उसकी शादी नहीं करता था। वह चाहता था कि बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो घर जमाई बनकर उनके घर में ही रहे और बेटी का ख्याल रखे। गरीब हो तो भी कोई बात नहीं। उधर सादिया के साथ मेरा प्यार अब बहुत गहरे स्तर पर पहुंच चुका था। मैंने सादिया से कहा, सुनो, तुम्हारे अब्बा तो घर जमाई ढूंढ रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर रहूं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने कहा, तुम अपने अब्बा से हमारे प्यार के बारे में कह दो। वो बोली, मैं एक लड़की होकर कैसे अपने अब्बा को प्यार की बात बताऊं, और क्या मेरे अब्बा इसे अच्छा समझेंगे? मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर रह सकता हूं। तुम एक काम करो, अपने अब्बा से कहकर मेरे अब्बा के पास शादी का प्रस्ताव भेजो, और प्रस्ताव भेजते समय यह भी कह दो कि तुम मुझे प्यार करती हो। मुझे लगा, हाँ, इसमें बुरा क्या है? मैं तो लड़के वाला हूं। मेरे अब्बा से शादी का प्रस्ताव भिजवाना संभव है। इसलिए मैंने अब्बा से थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन बात सुनते ही अब्बा गुस्से से आग बबूला हो गए। तू पागल हो गया क्या? चेयरमैन कभी भी अपनी बेटी की शादी तुझसे करेगा? ये सोच भी मत, ये कभी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, असंभव क्यों? वो मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद करता हूं, तो क्यों नहीं होगा? अब्बा बोले, चेयरमैन कभी राजी नहीं होगा। पूरब पाड़ा और पश्चिम पाड़ा के बीच बरसों से दुश्मनी है। वे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए ये किसी भी तरह संभव नहीं है। मैंने जितना भी अनुरोध किया कि कम से कम एक बार चेयरमैन से बात करके देखें, अब्बा राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा, मैं किसी भी हालत में चेयरमैन के पास तेरी शादी का प्रस्ताव नहीं भेजूंगा। इसके बाद मेरे अंदर बहुत पीड़ा घर कर गई। सोच रहा था अब क्या किया जाए। उधर चेयरमैन अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। सादिया बार बार कह रही थी, तुम कुछ करो। मैंने कहा, मेरे लिए कुछ करना संभव नहीं है और मैं अपने अब्बा को फिर से नहीं कह सकता। तब सादिया बोली, तो फिर मैं ही चेयरमैन से कहूंगी। मैंने कहा, हाँ, तुम कह दो, देख लो तुम्हारे अब्बा क्या जवाब देते हैं। मेरा यकीन है तुम्हारे अब्बा अच्छा ही कहेंगे। उस समय चेयरमैन से मेरा रिश्ता काफी अच्छा था। रास्ते में मिलते तो मैं सलाम करता, खैरियत पूछता, और वो भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे। सादिया ने उस वक्त अपने अब्बा से कहा, मुझे इमरान पसंद है और इमरान भी राजी है हमारे घर में घर जमाई बनकर रहने के लिए। आप इमरान से मेरी शादी के बारे में बात कर सकते हैं। ये सुनते ही चेयरमैन का चेहरा पल भर में बदल गया, मानो इंसान से जानवर बन गया हो। सादिया को याद नहीं था कि 45 से लेकर अब तक उसके अब्बा कभी उस पर हाथ उठाए हों, लेकिन इस बार उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारते मारते बोले, ये बात अपने सपने में भी मत सोचना कि मैं तुझे ऐसे लड़के के पास, उस जेल जाने वाले लड़के के पास शादी कर दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। उन्होंने और भी कहा, मैं अपनी बेटी की शादी जेल जाने वाले से करूं, ये सोच भी मत। इसके बाद उन्होंने सादिया के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी ताकि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए। इधर मेरी फोन पर सादिया से बात हुई। वो जल्दी जल्दी बोली, तुम कुछ करो, किसी भी तरह मुझसे शादी करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने कहा, मैं आखिर कर ही क्या सकता हूं? जरा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे अब्बा जब चाहे जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर सकते हैं? वो बोली, नहीं, जबरदस्ती तो कोई किसी की शादी नहीं करवा सकता, लेकिन मेरे अब्बा जबरदस्ती करेंगे और शादी कराने की कोशिश करेंगे। मैंने फिर पूछा, तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? वो बोली, डर इस बात का है कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे, बस वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम ऐसे ही फुटबॉल खेलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम कुछ करने की कोशिश करो। उसकी ये बातें सुनकर मैंने मन ही मन ठान लिया, ठीक है, अब मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हमारे इलाके में एक बहुत मशहूर पर्यटन केंद्र है जहां बांग्लादेश के अलग अलग कोनों से लोग घूमने के लिए आते हैं। तब मैंने क्या किया, एक बुजुर्ग आदमी से एक घोड़ा किराए पर ले लिया।
उसने मुझसे कहा कि तुम जो भी कमाओगे उसका आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। इस तरह मैंने उसका घोड़ा ले लिया। घोड़ा लेने के बाद देखा वहां बहुत से सैलानी आते हैं, कई लड़कियां, कई लड़के। किसी किसी को घोड़े पर बैठाने के लिए हाथ पकड़कर उठाना पड़ता है, जैसे ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर होता है। कभी कभी सादिया भी यहां घूमने आती थी। एक दिन उसने मुझे देखा कि मैं एक लड़की को घोड़े पर चढ़ाने में मदद कर रहा हूं। यह देखकर सादिया बहुत गुस्सा हो गए, मुझ पर नाराज होकर बोली, तुम ये घोड़े वाला काम मत करो, ये अच्छा काम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? यहां तो नाव भी है, सैलानी नाव में घूमते हैं, मैं नाव चला सकता हूं। लेकिन उसने कहा नाव भी नहीं चलानी, तुम कुछ और करो। मैंने कहा तो फिर करूं क्या? घोड़े का काम भी नहीं, नाव भी नहीं। तब उसने कहा तुम विदेश चले जाओ। मैं हैरान होकर बोला, विदेश जाना क्या मुंह की बात है? इसमें बहुत पैसे लगते हैं, इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? सादिया बोली, पैसा मैं मैनेज कर दूंगी, तुम बस चले जाओ। मैंने कहा विदेश जाने में लाखों लगते हैं, तुम कितना दे पाओगी? वो बोली 2 लाख रुपए दे पाऊंगी। मैं चौंक कर बोला, 2 लाख रुपए तुम कहां से लाओगी? सादिया बोली, मेरे पास कुछ गहने हैं जो मेरी दादी मेरे लिए छोड़कर गई थी। वो मेरी शादी के लिए रखे थे, लेकिन अभी तक मेरे माँ बाप ने कभी उनके बारे में नहीं पूछा। अगर वो गहने बेच दिए जाएं तो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे माँ बाप गहनों के बारे में कुछ नहीं पूछते, तो मैं उन्हें बेचकर तुम्हें पैसा दूंगी, तुम थोड़ा अपना जोड़ लेना और फिर विदेश चले जाना। सादिया ने कहा, तुम कम से कम 1 साल विदेश में रहो। मैं 1 साल तक किसी तरह अपने पिता से लड़ झगड़ कर रह लूंगी। 1 साल बाद तुम वापस आकर मुझसे शादी कर लेना, फिर शादी के बाद फिर से विदेश चले जाना। इसके बाद मैं तुम्हारे पिता के साथ रहूंगी, क्योंकि तब तुम्हारी कमाई का एक साधन होगा। तुम्हारे पिता इस उम्र में जाल डालकर मछली पकड़कर घर नहीं चला पाएंगे, ये अब मुमकिन नहीं। और किसी भी तरह तुम्हारे पिता को इस काम से रोकना होगा, मछली पकड़ना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिता एक पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अगर लोग तुम्हारे पिता को जाल डालकर मछली पकड़ते देखें तो बातें बनाएंगे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे मैं अपने पिता की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर रही हूं, फिर भी अपने पिता की इज्जत के लिए तुम्हारे पिता को इस काम से हटाना जरूरी है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये काम बंद किया जा सकता है, लेकिन 2.5 लाख रुपए में मैं विदेश कैसे जाऊं? विदेश जाने में तो और पैसे लगेंगे। वो बोली, तुम कुछ मत कहो, किसी से बात करो और पता करो कि विदेश जाने में कितना खर्च आता है। बाद में मैंने हमारे इलाके के एक दलाल से बात की जो अलग अलग देशों में लोगों को भेजता है। उसने कहा बहुत कम खर्च में सिर्फ ओमान नाम के एक अरब देश जाया जा सकता है, मध्य पूर्व के अंदर। करीब 2.5 से 3 लाख में काम हो जाएगा। मैंने पूछा, इतने कम खर्च में वहां जाकर करूंगा क्या? वो बोला, अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, तुम्हें एक अच्छा काम दिला दूंगा, महीने के 40 से 50 हजार रुपए तक सैलरी। मैंने सोचा, अरे ये तो अच्छा है, अगर 50 हजार की सैलरी मिले और 2.5 लाख में काम हो जाए तो दिक्कत ही क्या है। बाद में मैंने सादिया से कहा, एक आदमी है, वो मुझे ओमान भेज देगा और कम खर्च में काम हो जाएगा। उसने पूछा, कितना खर्च आएगा? मैंने कहा, सब मिलाकर 3 लाख। तब सादिया बोली, मेरे पास तो गहने हैं, पहले इन्हें बेचकर देखते हैं कितना मिलता है। एक दिन उसने मुझे सारे गहने लाकर दे दिए। मैं उन्हें बेचने के लिए दुकान पर चला गया। 2 दुकानों में बात करने के बाद मुझे समझ आया कि वहां लगभग 3 लाख रुपए के गहने हैं। सादिया ने पहले कहा था शायद 2 से 2.5 लाख के होंगे, लेकिन कुल मिलाकर करीब 3 लाख से भी ज्यादा के निकले। मैंने फोन पर सादिया को बताया, यहां लगभग 3 लाख के गहने हैं, तुम क्या कहती हो? वो बोली, बेच दो। मैंने फिर कहा, देखो ये तो तुम्हारी दादी के दिए हुए गहने हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी? वो बोली, कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो कहा है वही करो, बेच दो। फिर मैंने वो गहने बेच दिए। सही याद नहीं, लेकिन लगभग 3,08,9 हजार में बिके। बेचने के बाद पैसे मेरे हाथ में आ गए। सादिया ने कहा, इन पैसों से विदेश जाने की व्यवस्था करो। मैंने पासपोर्ट बनवाया, फिर विदेश जाने की प्रक्रिया शुरू की। इस बीच
चेयरमैन साहब अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे, लेकिन सादिया अड़ी रही। वो कहती, मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। उसने अपने पिता से तक कह दिया कि उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, यहां तक कि इमरान से भी नहीं, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं करेगी। पिता चाहे जितना दबाव डालें, वो मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि और भी मजबूत हो गई थी। इस तरह समय बीतते बीतते आखिरकार मेरा वीजा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ओमान का वीजा मिल गया। मेडिकल समेत सारी प्रक्रिया पूरी करके मैं ओमान के लिए रवाना हो गया। जाने से पहले मैंने अपने माँ बाप को सादिया के बारे में बताया, तब उन्होंने भी सादिया को स्वीकार कर लिया। मेरी एक छोटी बहन है जो शारीरिक रूप से विकलांग है। उम्र लगभग शादी की सीमा पार कर रही थी, लेकिन चूंकि वो मानसिक रूप से भी कमजोर थी, इसलिए उसकी शादी होने की संभावना कम थी। ऊपर से हम गरीब थे, हाथ में पैसे नहीं थे और कोई भी विकलांग लड़की से शादी करने नहीं आता। फिर भी मैंने सोचा, विदेश जाकर अगर कुछ पैसे कमा लूं तो उसकी शादी की व्यवस्था करूंगा। सब कुछ सोचकर आखिरकार मैं विदेश चला गया। जिस काम का वादा उन्होंने मुझसे किया था, असल में वो काम उन्होंने मुझे दिया ही नहीं, बल्कि मुझे एक कैटरिंग वीजा दे दिया, मतलब एक सप्लाई कंपनी का वीजा। ये कंपनी बस कागजों में खुली हुई थी, जहां अलग अलग देशों से लोगों को लाया जाता था, लेकिन असल में कोई तय काम या संस्था नहीं थी। लोगों को लाने के बाद कंपनी के नाम पर उन्हें दूसरी जगहों पर सप्लाई कर दिया जाता था। जैसे अगर मुझे किसी के पास भेजा जाए और मेरा मासिक वेतन बांग्लादेशी टक्के में 50,000 हो, तो वे मुझे देंगे सिर्फ 20,000 और बाकी 30,000 अपने पास रख लेंगे। इस तरह मैं ओमान जाकर इस सप्लाई कंपनी के अधीन आ गया। विभिन्न जगहों पर, जैसे अल खैर नाम का बड़ा मार्केट, सुपरमार्केट, हिल और अन्य स्थानों में काम करता था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। अपना खाने पीने का खर्च निकालते ही सब खत्म हो जाता था, इसलिए न सादिया को न परिवार को पैसे भेज पाता था। गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। कड़ी तंगी में दिन कट रहे थे। इसी हालत में एक दिन अल हिल नामक ओमान के बीच के एक इलाके में काम करते हुए एक बंगाली भाई से मुलाकात हुई। उनके पास कोई कागजात या वीजा नहीं था, लेकिन पैसों की कमी भी नहीं थी। महंगी गाड़ी चलाते थे और अच्छी कमाई करते थे। मैंने पूछा, भाई आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा, मैं रात का काम करता हूं। मैं हैरान होकर बोला, रात का काम मतलब चोरी करते हैं क्या? वो हंसकर बोले, नहीं, मैं मछली पकड़ता हूं। वो रोज रात को समंदर में जाते, मछली पकड़ते और दिन में सोते। इससे उनकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। मैंने कहा, तो फिर तो अच्छा है, मुझे भी एक दिन साथ ले चलेंगे। वो बोले, तुम तो कंपनी का काम करते हो। मैंने कहा, भाई शुक्रवार को तो कंपनी का काम नहीं होता। तब वो मान गए। गुरुवार रात को मैं उनके साथ समंदर के गांव गया। उस दिन मैंने लगभग 10 ओमानी रियाल कमाए। काम बहुत मुश्किल नहीं था, समंदर में जाकर जाल डालकर मछली पकड़ना। ठीक वैसे ही जैसे हमारे गांव में मछली पकड़ी जाती है, वैसे ही यहां भी पकड़ी जाती थी। मुझे मछली पकड़ने की तकनीक बहुत अच्छी तरह आती थी, क्योंकि मेरे पिता इसी पेशे से जुड़े हुए थे। बचपन से ही मैं पिता के साथ कई बार मछली पकड़ चुका था, इसलिए इस काम में मैं निपुण था। बाद में मैंने और भी अच्छे से मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। उसी समय एक ओमानी अरब मेरे पास आया और बोला, हमद, तुम यहां क्या काम करते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा वेतन दूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें गैर कानूनी तरीके से रहना होगा, कोई कागजात या दस्तावेज नहीं होंगे। समंदर में मछली पकड़ना होगा और अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मैंने सोचा, ये तो बढ़िया है। इसके बाद मैंने पुराना काम छोड़ दिया, क्योंकि जहां पहले 15 दिनों में जितना कमाता था, यहां 5 दिन में उससे ज्यादा कमा सकता था। मैंने ठान लिया कि वीजा वगैरह में वक्त और पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं पैसे कमाऊं, क्योंकि सादिया से शादी करने के लिए मेरे पास अच्छी आमदनी होना जरूरी था। घर जाकर कुछ तो करना ही होगा। कई महीने बीत गए थे, लेकिन अब तक कुछ कर नहीं पाया था। फिर मैंने सब तय करके उस अरब से बात की और समंदर में उतर गया मछली पकड़ने। सिर्फ 1 महीने में मैंने बहुत पैसा कमा लिया। बांग्लादेशी टक्के में लगभग
60 से 65,000 रुपए। मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी शायद कोई नहीं हो सकती थी। इसके बाद 30 से 35,000 रुपए में शॉपिंग कर ली। हालांकि गहने खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन कपड़े लत्ते और शादी के जरूरी सामान खरीद लिया। मैंने ये सब सादिया के लिए हमारे इलाके के लोगों के जरिए भेज दिया। पहली तनख्वाह से जो कुछ भी खरीदा सब उसके लिए भेजा। वो सामान पाकर सादिया बहुत खुश हुई और मुझे फोन करके बोली, तुम्हारे भेजे हुए सब सामान मुझे मिल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अगले महीने भी मैंने काम किया और कुछ पैसे कमाए। उन पैसों से मैंने उसके लिए कुछ गहने खरीदे और भेज दिए, क्योंकि जब मैं विदेश आया था तब जितना खर्च हुआ था वो सब उसी ने दिया था। इसलिए आभार के रूप में मैंने गहने भेजे। गहने पाकर वो बेहद खुश हुई। शादी के लिए जो भी जरूरी सामान था वो भी मैंने भेज दिया। उस समय मुझे लग रहा था कि अब बस देश लौटकर शादी कर लेनी है। लेकिन एक सच्ची बात कहूं, जो लोग विदेश गए हैं वे जानते हैं कि परदेश में आकर इंसान की सोच बदल जाती है। देश में रहते हुए मेरा ख्याल था कि किसी भी हालत में सादिया से ही शादी करूंगा, चाहे भीख मांगकर ही क्यों ना घर चलाना पड़े। लेकिन ओमान आकर जब महीने में 60-70 हजार रुपए कमाने लगा तो मन में और ज्यादा पैसे कमाने का लोभ बढ़ने लगा। सोचता और कमाना है। इस तरह 1 साल बीत गया। 1 साल बाद सादिया ने मुझसे कहना शुरू किया, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? वो उस समय हमारे घर भी आती जाती थी, मेरे माँ बाप से भी बात करती थी। चूंकि चेयरमैन अब उससे किसी और से शादी नहीं कराना चाहता था और लड़की भी राजी नहीं थी, तो वो सादिया पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। एक समय चेयरमैन ने उसे शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। सादिया ने मुझे फोन करके कहा, कुछ करो, बहुत दबाव डाल रहा है। करीब 15-20 दिन ऐसे ही दबाव डालने के बाद एक दिन उसने सीधे चेयरमैन से कहा, अगर आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। इसके बाद चेयरमैन कुछ शांत हो गया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन हम समंदर में मछली पकड़ रहे थे। साथ में थे कुमिल्ला के 2 भाई। उन्होंने अचानक कहा, हम इस जहाज से उतरकर दूसरे जहाज पर चढ़ेंगे। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, हम ईरान होकर तुर्की जाएंगे, फिर तुर्की से इटली। तब मुझे समझ आया कि वो दरअसल मछली पकड़ने नहीं आए थे, बल्कि समंदर के रास्ते देश छोड़ने की योजना बना रहे थे। वो लोग योजना बनाकर ही मछली पकड़ रहे थे और कह रहे थे कि आज रात ही वो निकल जाएंगे। ये सुनकर अचानक मेरे भीतर भी एक ख्याल उठा। काफी समय से मेरे मन में यूरोप जाने का सपना था। सोच रहा था, अगर यूरोप जाकर ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट मिल गया तो मैं अपनी पत्नी सादिया को वहां बुला लूंगा और हम दोनों यूरोप में साथ रहेंगे। ये सपना आते ही कुमिल्ला के एक भाई हसन भाई से मैंने पूछा, हसन भाई, वहां जाने में कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा, अरे भाई, 5-6 दिन में ही पहुंच जाएंगे। जहां हम उस समय थे वो कुछ वैसा था जैसे किसी बड़े नदी के बीच का इलाका, जहां बिल्कुल भी मोबाइल नेटवर्क नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि उनका जहाज आएगा और वो उस पर चढ़कर निकल जाएंगे। मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या मैं भी इनके साथ चला जाऊं? मेरे पास तो इस सफर के लिए जरूरी पैसे थे ही। क्योंकि मैं नदी में काम करता था, इसलिए पैसे कभी घर पर नहीं रखता था। अगर पुलिस अचानक छापा मारकर पैसे जब्त कर ले, इस डर से मैं अपने सारे पैसे उसी लॉन्च में यानी नौका में रखता था जिससे मछली पकड़ता था। लॉन्च के अंदर ही मेरे सारे पैसे रहते थे। मैंने सोचा, पैसे भी हैं, कपड़े लत्ते भी हैं, तो क्यों ना निकल चलूं। 5-6 दिन में इटली पहुंच जाऊंगा। इटली पहुंचकर सादिया से बात करूंगा और वो तो खुशी से पागल हो जाएगी कि मैं यूरोप पहुंच गया। उसकी तो बहुत दिनों से ये इच्छा थी, तो मेरा ये फैसला उसे और भी खुश कर देगा। ऐसे ही उस नदी के बीच बैठकर मैंने निर्णय ले लिया। फिर उन दोनों भाइयों से कहा, भाई, अपने दलाल से कहो। उसी लॉन्च में एक दलाल का जो मछली के ट्रक और जहाज के जरिए लोगों को भेजने का काम करता था। मैंने दलाल से बात की। दलाल आया और बोला, ओमान में अभी 500 रियाल देने होंगे, तभी हम तुम्हें ले जाएंगे। उस वक्त मेरे पास लगभग 2000 रियाल थे, जो बांग्लादेशी हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। ये पैसा मैंने देश लौटने के लिए बचा रखा था। देश जाकर शादी करूंगा, घर गृहस्थी शुरू करूंगा, यही सपना मन में था। लेकिन हालात ऐसे बने कि मैंने पैसा दे दिया और कहा, भाई मैं चलूंगा। फिर हम तीनों निकल पड़े। एक जहाज से उतरकर दूसरे जहाज में चढ़ गए। सबसे पहले हमें ईरान ले जाया गया। ईरान तक का सफर बिना किसी बड़ी परेशानी के कट गया। वहां से फिर हमने जहाज बदला। इस तरह कई दिन बीतते गए। इस बीच मेरी सादिया से कोई संपर्क नहीं था, न ही परिवार से।
पता नहीं वो लोग मेरे लिए चिंता में मर रहे थे या मैं जिस मुसीबत में था उसका उन्हें अंदाजा भी था या नहीं। मैं तो अपनी चिंता में डूबा हुआ था। फिर ईरान से जलमार्ग के जरिए हम तुर्की के लिए रवाना हुए। योजना थी तुर्की से इटली जाएंगे। लॉन्च के अंदर बैठा था कि अचानक ईरान छोड़ने के बाद हमारे जहाज को कोस्ट गार्ड ने रोक दिया। ये ईरान के थे या किसी और देश के, ये पक्का नहीं कह सकता। उन्होंने मछली पकड़ने वाले जहाज की जांच की और हमें ढूंढ निकाला। हमारे पास कोई वैध कागजात नहीं थे, न ही जहाज के क्रू लिस्ट में हमारे नाम थे। तभी उन्हें समझ आ गया कि हम तीनों गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। उन्होंने हमें पकड़ लिया और ले गए। कहां ले गए ये आज तक मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे उस देश में ले जाकर जेल में डाल दिया। जेल के अंदर मेरी हालत इतनी खराब हो गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वहां बैठकर मैं बस अल्लाह को पुकार रहा था कि अल्लाह रहमत कर, अल्लाह रहमत कर। लगभग लगातार 1 हफ्ते तक मुझे जेल में बंद रखा गया। उस 1 हफ्ते में मेरा किसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया, न परिवार से न किसी और से। किसी तरह जेल में रहते रहते मेरे पास जो डॉलर और रियाल थे उनसे एक आदमी के जरिए मैं वहां से बाहर निकल सका। बाहर आने के बाद मैं 17 लोगों के एक समूह में शामिल हो गया जिन्हें एक सफर में तुर्की तक ले जाया जाना था। मैं उस समूह में जुड़ गया और हम तुर्की के लिए रवाना हुए। लेकिन यात्रा के दौरान एक और जगह हमें फिर से कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। उन्होंने हमें हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। भाई, जो लोग जलमार्ग से यूरोप जाने का सपना देखते हैं, मैं उनके पैरों में गिरकर कहूंगा, कभी भूल से भी इस रास्ते पर मत जाना। जो तकलीफ मैंने सही है वो सिर्फ मैं जानता हूं। लोग सोचते हैं जो यूरोप पहुंच गया वो सफल हो गया, लेकिन उस रास्ते की जो पीड़ा है वो जिंदगी भर नहीं भूलती। हमें एक और जगह ले जाया गया और वहां भी फिर पीटा गया। इतना पीटा कि हमें 15 दिन तक एक कमरे में बंद रखा जहां सूरज की रोशनी तक नहीं दिखी। 15 दिन बाद उन्होंने कहा, परिवार को फोन करो, पैसा मंगाओ। मैंने अब्बा को फोन किया। फोन उठाते ही अब्बा रोते हुए बोले, तू कहां है? मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब अब्बा ने कहा, तेरी मां का एक्सीडेंट हो गया है, उसका ऑपरेशन होना है, बहुत पैसे की जरूरत है। तेरी मां के दोनों पैर लगभग बेकार हो गए थे, अभी भी अस्पताल में है। मैं हैरान होकर बोला, ऐसा कैसे हुआ? अब्बा बोले, तुझे खोकर तेरी मां पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रही थी। ऐसे ही भागते भागते बरतला में गाड़ी के नीचे आ गई और तब उसके दोनों पैर लगभग चकनाचूर हो गए। मैंने पूछा, फिर आपने क्या किया? अब्बा बोले, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तूने भी कुछ नहीं भेजा, तो मैंने चेयरमैन से सूद पर पैसे उधार लिए और ऑपरेशन का इंतजाम किया। मैंने तब कहा, चेयरमैन ने आपको पैसे दे दिए अब्बा? उन्होंने कहा, हाँ दे दिए। तब मैंने कहा, अब्बा मैं तो ऐसी कोई मुसीबत में नहीं था कि मुझे पैसों की जरूरत पड़े। अब्बा बोले, मैं और पैसे कहां से लाता? मैंने कहा, जैसे भी हो आप मेरे लिए पैसे का इंतजाम कर दीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब्बा ने पूछा, कितने पैसे? मैंने कहा, 2 लाख रुपए बांग्लादेशी देंगे तो यहां से छोड़ देंगे। अब्बा बोले, मैं अभी पैसे कहां से लाऊं? मैंने कहा, आप जानते हैं कहां से लाना है। अब्बा बोले, ठीक है तो कल मुझे फोन करना। मैंने कहा, कल नहीं, 2 घंटे के भीतर पैसे चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। उस वक्त वो मुझे ऐसे पीट रहे थे जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मार खा रहा हूं। बेहद बेरहमी से मार रहे थे। 2 घंटे के भीतर ही अब्बा ने किसी तरह पैसे जुटाकर भेज दिए। पैसे मिलते ही उन्होंने हमें छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो हमें तुर्की तक ले गए। तुर्की में दाखिल होने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन तुर्की पहुंचने के बाद लगभग 15-20 दिन बहुत बुरी हालत में गुजरे, बेहद तकलीफ में। 15-20 दिन बाद किसी तरह एक काम मिला जिससे थोड़ी कमाई हो सकती थी। काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उस वक्त हाथ में 1 पैसा भी नहीं था, यहां तक कि मैं लगभग आधी निक्कर पहनकर उस देश में दाखिल हुआ था। 1 महीने काम करने के बाद तनख्वाह मिली, तब धीरे धीरे अब्बा से संपर्क करने की कोशिश की। अब्बा का नंबर तो मुझे याद था, लेकिन सादिया का नंबर याद नहीं था। मेरा फोन भी उन्होंने ले लिया था। सादिया का नंबर याद न होने की वजह यह थी, वो अक्सर सिम बदलती थी, क्योंकि लोग उसे बहुत परेशान करते थे। उसका नंबर वायरल हो जाता था,
इसलिए उसे नया सिम लेना पड़ता था। बार बार सिम बदलने की वजह से उससे मेरा संपर्क बहुत ही सीमित था। हमारा आपस में बहुत कम संपर्क होता था। वो कहता था मुझे उसका नंबर याद नहीं रहता था, लेकिन अब्बा का नंबर मुझे याद था, क्योंकि देश में रहते हुए मैंने जो नंबर इस्तेमाल किया था वही नंबर मैंने अब्बा को दे रखा था, इसीलिए अब्बा का नंबर मुझे याद था। वहां पहुंचते ही मैंने अब्बा से संपर्क किया। बात करने के बाद मैंने कहा, अब्बा क्या आप मेरे लिए सादिया का नंबर निकाल सकते हैं? मैं उससे बात करना चाहता हूं। अब्बा ने तब कहा, भूल कर भी ये बात जुबान से मत निकालना। मैं हैरान होकर बोला, मतलब क्या, सादिया से बात नहीं करूं? अब्बा ने साफ कहा, नहीं, तू कभी भी सादिया से बात नहीं करेगा, इसे तू भूल जा। मैं बोला, ये कैसी बात है अब्बा, भूल जाने का मतलब क्या? अब्बा बोले, भूलना तेरे लिए अच्छा है, नहीं भूलने पर बुरा होगा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ अब्बा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या सादिया की शादी हो गई? अब्बा ने कहा, नहीं, सादिया की शादी भी नहीं हुई, लेकिन तू सिर्फ मुझे कॉल करेगा, हमारे इलाके के किसी और को कभी भी कॉल नहीं करेगा। मैं तुझे अपनी कसम देता हूं, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कसम खाकर कह रहा हूं, अगर हमारी सुख शांति चाहते हो तो कभी किसी से संपर्क मत करना। मैं बोला, अब्बा कम से कम वजह तो बताओ। अब्बा ने तब कहा, तू हमारे लिए मर चुका है। मैं हतप्रभ होकर बोला, मरा मतलब? मैं तो तुर्की में अच्छे हाल में हूं, पैसा कमा रहा हूं, तुम्हें मरा कैसे हो गया? मैं तो जिंदा हूं, आप मुझे मरा क्यों कह रहे हो? अब्बा ने शांत स्वर में कहा, हमारे लिए तू मरा इसीलिए है क्योंकि जब तू इस तरह गायब हो गया था तब तेरी मां तुझे ढूंढते ढूंढते कार एक्सीडेंट कर बैठी। दुर्घटना में मां की हालत बहुत खराब हो गई, तुरंत ऑपरेशन जरूरी था। मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैं चेयरमैन के पास जाकर हाथ पांव जोड़कर पैसे मांगे। चेयरमैन ने मुझे सूद पर पैसे तो दिए, लेकिन शर्त रखी कि सार्वजनिक रूप से कसम खानी होगी कि मैं तुझे कभी उसकी बेटी से शादी नहीं करवाऊंगा और तू भी उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा। मैंने 8-10 लोगों के सामने कसम खाई कि ठीक है, मैं तुझे उसकी बेटी से शादी नहीं करवाऊंगा। इस शर्त पर उसने मुझे सूद पर पैसे दिए। आज तक मैं वो पैसा चुका नहीं पाया। मैंने कहा, अब फिर मेरे अब्बा बोले, जब तू अचानक किसी देश में जाकर मुझे फोन करके पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि अगर 2 घंटे के भीतर पैसे नहीं मिले तो वे तुझे मार डालेंगे, तब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। 2 घंटे में पैसे का इंतजाम ना हुआ तो वे तुझे कत्ल कर देंगे। ये सोचकर मैं भागा भागा चेयरमैन के पास पहुंचा। चेयरमैन उस समय बैठे खाने में बैठे थे। मैंने जाकर कहा, फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। उन्होंने कहा, मैं पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं होगी, मगर शर्त माननी होगी। तू कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाएगा कि सबको बताएगा तेरा बेटा मर चुका है, और जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती इस दुनिया में कोई भी, यहां तक कि एक चिड़िया भी ये नहीं जान पाएगी कि तेरा बेटा जिंदा है। तेरा बेटा जिस देश में कैद है, सबको कहना होगा वहां उसे मार डाला गया है और उसका तुझसे कोई संपर्क नहीं है। उसकी लाश भी कहीं नदी नाले में फेंक दी गई, ये तू सबको कहेगा, लेकिन वो जिंदा है ये तू किसी को नहीं बताएगा। और अगर तू ये बात जाहिर करता है तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, उसका घर बस जाएगा, बच्चे होंगे। उसके बाद अगर चाहे तू सबको बता सकता है कि बेटा जिंदा है, ये तेरी मर्जी। लेकिन उससे पहले जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तू कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएगा कि तेरा बेटा मर चुका है और उसी देश में मरा है, जिंदा नहीं है। मेरे अब्बा बोले, उस वक्त मैं सोच रहा था अगर चेयरमैन से पैसे ना लेता तो वहां वे सच में तुझे मार सकते थे। सच में बहुत से बांग्लादेशियों को विदेश में गला घोंटकर गोली मारकर मार डाला गया है। ये सच्ची घटनाएं हैं। पैसे ना मिलने पर शायद तुझे भी मार डालते। अब्बा बोले, मैं सोच रहा था जहां तुझे बंद किया गया था सब कह रहे थे तुझे मार देंगे, वे चाहें तो तुझे मार ही सकते थे। तब मुझे लगा वैसे भी तू हमारे लिए मरा ही है। अगर उस देश में मर जाता तो हमेशा के लिए तुझसे बिछड़ जाते, लेकिन अगर सादिया के लिए तू मरा रहता तो कम से कम हमारे लिए तू जिंदा रहेगा। शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर मैंने योजना बनाई, चेयरमैन से पैसे लिए और तुझे छोड़ाकर भेज दिया। अब्बा ने सख्ती से शर्त रखी कि अगर मैं कभी उनकी बात के खिलाफ जाकर सादिया या मोहल्ले के किसी भी शख्स से संपर्क करके कह दूं कि मैं जिंदा हूं तो वो और अम्मा दोनों एक ही रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे।
उस समय मैं समझ गया कि अब्बा गरीब सही लेकिन अपने शब्द के पक्के हैं। जो मुंह से कहते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। इसलिए मैं गहरी मुसीबत में पड़ गया। किसी से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। 6 महीने इसी तरह बीत गए। सादिया से तो बिल्कुल नहीं, अम्मा अब्बा के अलावा किसी से भी बात नहीं हुई। इस दौरान चेयरमैन ने अपनी जिम्मेदारी पर मेरी सौतेली बहन की अच्छी जगह शादी कर दी और माँ के इलाज के लिए जो पहले कर्ज दिया था वो भी वापस नहीं लिया। 6 महीने बाद अब्बा ने बताया कि सादिया की शादी हो गई है। मैंने कहा तो अब तो मैं सबसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अब्बा बोले जब तक उसका घर पूरी तरह बस नहीं जाता तब तक किसी को नहीं बता सकते। हाँ, चूंकि सादिया की शादी हो गई है वे मेरी शादी करवा देंगे, चाहे मैं विदेश में रहूं, मोबाइल के जरिए भी। 2017 के आखिर में अब्बा ने वीडियो कॉल के जरिए मेरी शादी करवाई, एक लड़की से जिसका नाम था शांता। मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब्बा ने अपने जिम्मे इंतजाम किया। शांता का असली घर कुमिल्ला में था और ननिहाल सिलहट में। शादी के बारे में इलाके में किसी को पता नहीं था, ये बस दोनों परिवारों के बीच सीमित रहा। फिर 2017 जब 2018 में बदला, तब मैं तुर्की में बहुत पैसे कमा रहा था, लेकिन अचानक लगने लगा जैसे सारे सपने मर रहे हों। मैंने सोचा अब मैं विदेश की मिट्टी पर पड़े रहना नहीं चाहता। मैंने देश लौटने का फैसला कर लिया। मुझे पता था सादिया की शादी हो चुकी है तो देश लौटने पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इटली जाने का सपना भी छोड़ दिया। मैंने तुर्की में ही सरेंडर करके देश लौटने का इंतजाम किया। इटली नहीं गया। देश लौटने पर एयरपोर्ट पर अब्बा अम्मा मुझे लेने आए। सिलहट न ले जाकर सीधे कुमिल्ला ले गए, जहां वो लड़की रहती थी जिससे मेरी शादी हुई थी। उसी रात शांता से हमारी फिर से नई शादी हुई और उसी दिन हमारी सुहागरात भी हो गई। तुर्की से लौटने के दिन ही शादी और सुहागरात दोनों हो गए। इसके बाद अब्बा ने कहा मैं मोहल्ले के किसी से भी संपर्क ना करूं, लेकिन देश आने के बाद मैंने धीरे धीरे लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। तब पता चला अब्बा ने मुझसे झूठ कहा था, सादिया की असल में शादी हुई ही नहीं थी। मुझे पता चला सादिया की शादी कराने की कई जगह कोशिश की गई, लेकिन बात बनी नहीं। और वो तो सबको कहती थी कि इमरान मरा नहीं है, इमरान भाई जिंदा है, एक दिन इमरान मेरे पास आएगा। कुछ दिनों बाद चेयरमैन को पता चला कि मैं देश आ गया हूं, शादी भी कर ली है और मोहल्ले के लोग ये बात जान गए हैं। उन्होंने अब्बा को फोन करके डांटा। तब अब्बा ने कहा कई साल मैंने अपने बेटे को सबके सामने मरा हुआ रखा, लेकिन इतने सालों में भी आप अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाए। क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं उम्र भर अपने बेटे को सबके सामने मरा हुआ रखूं? अब्बा ने और कहा मेरा बेटा देश आया है, लेकिन मैंने उसे अपने घर भी नहीं लाया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई जान ना पाए, इसलिए कुमिल्ला में गुप्त रूप से शादी कराई। शाकिल नाम का हमारे मोहल्ले का एक दोस्त है, मैं उससे संपर्क में रहता था, अपनी बातें बताता था। वो सादिया को खबर देता कि इमरान देश लौट रहा है, लेकिन वैसे ही सादिया कुछ नहीं कहती थी। मतलब इमरान आया है या मिलने को कहा है, ऐसी बातें वो कभी नहीं कहती थी। कुछ समय बाद मैंने घर में पैसे भेजना शुरू कर दिया। तब मेरे अब्बा मुझे और मेरी बीवी को घर ले गए। 1 साल बाद शांता गर्भवती हो गई। इसी बीच एक और घटना हुई। मैंने सादिया के नंबर पर कई बार कॉल करने की कोशिश की। एक दिन उसने कॉल रिसीव कर लिया। तब उसने पूछा आप कौन? मैंने कहा मैं इमरान। वो बोली जिंदा इमरान या मरा हुआ इमरान? मैंने कहा जिंदा इमरान। उसने जवाब दिया मैं जिंदा इमरान को नहीं जानती, मैं मरे हुए इमरान को जानती हूँ। अगर तुम मरे हुए इमरान होते तो तुमसे बात करती। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसके बाद जितनी बार मैंने कॉल किया उसने कभी रिसीव नहीं किया। हालांकि ये बात उसे पता चल गई थी कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा बीवी बच्चा भी है। 19 फरवरी 2019 को मेरी एक बेटी पैदा हुई। उस समय मैं सिलहट में था। सादिया से मुलाकात भी हुई, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा घर में ही रहती थी। उसके बाद कोरोना महामारी के समय मेरा एक बेटा हुआ और 2021 में एक और बेटी पैदा हुई। अब मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। सवाल ये है, करीब 6 सालों में चेयरमैन ने पूरी कोशिश करके भी सादिया की शादी नहीं करवाई। इन 6 सालों में मेरी सादिया से कई बार मुलाकात हुई। जहां भी मुलाकात हुई मैं हमेशा कहता सादिया तुम शादी कर लो, तुम शादी करोगी तो मैं अपने दिल को तसल्ली दे पाऊंगा, अपने अंदर का दर्द कम कर पाऊंगा। लेकिन वो कहती नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा इमरान आएगा, मुझे शादी करेगा। इमरान ने मेरे लिए कपड़े भेजे हैं, ये भेजा है, वो भेजा है, वो देश आकर मुझे शादी करेगा। मैं कहता देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं ही इमरान हूँ। वो कहती नहीं, तुम इमरान नहीं हो, तुम शांता के पति हो, मेरा इमरान तो सिर्फ मेरा है, शांता का पति नहीं। मैं कहता तुम ऐसी पागलपन क्यों कर रही हो?
वो कहती पागलपन मैंने नहीं किया। जब सब कह रहे थे इमरान मर गया है, तब सिर्फ मैंने कहा था मेरा इमरान जिंदा है। मैंने कहा, तुम ये पागलपन क्यों कर रही हो? वह बोली, पागलपन कौन कह रहा है? मैं पागलपन नहीं कर रही। जब सब कह रहे थे इमरान मर गया है, इमरान अब नहीं रहा, तब मैं सादिया ही थी जिसने कहा मेरा इमरान जिंदा है। आज भी कह रही हूं, मेरा इमरान जिंदा है। जिस दिन वो मेरे पास आएगा, उसी दिन मैं उससे शादी करूंगी। मैंने कहा, देखो, मेरी तो शांता से शादी हो चुकी है, मेरा घर परिवार है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुम चलो, मैं तुम्हें भी शादी कर लूंगा, तुम भी घर बसाओ, शांता भी घर बसाए। मैं बोली, नहीं, मेरा पति सिर्फ मेरा होगा। एक दिन मैंने तो यहां तक कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वह बोली, तुम कौन हो? तुम आत्महत्या करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं इमरान से प्यार करती हूं। वो इमरान जो ओमान गया था, जो मेरे लिए साड़ी, चूड़ी, गहने भेजता था, सब मैंने संभाल कर रखे हैं। उसने मुझसे कहा था कि आकर शादी करेगा। आज भी मैं कभी कभी उसके लिए दुल्हन बनती हूं, गहरी रात में उसके लिए सजती हूं, रोती हूं, अल्लाह से दुआ करती हूं, अल्लाह मेरा इमरान जल्दी मेरी जिंदगी में वापस ला दे। तो किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तो अपने इमरान से शादी करूंगी। 2018 में मेरी शादी हुई, फिर 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, अब लगभग 2024 आ गया है। 6-7 साल हो गए, लेकिन सादिया ने अब तक शादी नहीं की। चेयरमैन बेटी की चिंता में हार्ट अटैक झेल चुके हैं, अब बीमार हैं। मैं चेयरमैन से जाकर बात कर चुका हूं, वे भी तैयार हैं, उनकी पत्नी भी तैयार है। उन्होंने कहा, अगर सादिया तुमसे शादी करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी 2 बीवियां हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सादिया मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। आज भी मैं हर रात अपने ज़मीर के दरवाजे पर घुटन महसूस करता हूं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। अगर वह शादी कर ले तो मैं सुकून से अपनी पत्नी को सीने से लगा सकूं, लेकिन अब पत्नी को गले लगाते हुए आंखों में सादिया के लिए आंसू आ जाते हैं। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और सच्ची और अनजानी कहानियां मिलती रहें। हम फिर लौटेंगे एक और हकीकत भरी कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारा साथ दें। आपका एक क्लिक हमें नया कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। सावधान रहें, स्वस्थ रहें।